दोस्तों अक्सर हम 1947 से पहले की बात करते हैं तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने इंडिया को गुलाम बना लिया, जबकि एक्चुअल में इंडिया को गुलाम एक प्राइवेट कंपनी ने बनाया था। लेकिन बात यह है कि इतने बड़े देश को एक प्राइवेट कंपनी ने कैसे गुलाम बनाया। ऐसी क्या सिचुएशन बनी होगी उस टाइम पे जो 125 लोगों की एक कंपनी ने कैसे इतने बड़े देश को गुलाम बनाया। क्या है इसके पीछे की असलियत, आइए समझते हैं। आज दुनिया में अरबों खरबों की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जैसे एप्पल या गूगल, मगर ये सभी कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकाबले बहुत नीचे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में बनाई गई थी। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी। मगर वक्त ने ऐसी करवट ली कि ये कंपनी कारोबार के बजाय सरकार बन बैठी। एक दौर ऐसा भी था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में एशिया के तमाम देश थे। इस कंपनी के पास सिंगापुर और पिनांग जैसे बड़े बंदरगाह थे। यह ब्रिटेन में रोजगार देने का सबसे बड़ा जरिया था। भारत में इस कंपनी के पास 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की फौज थी। उस टाइम पे लोग चाय पीते थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के, और कपड़े पहनते थे तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन आखिर ये कंपनी थी कैसी? सर जेम्स लैकेस्टर ने 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा की कमान संभाली। ब्रिटिश व्यापारी अक्सर हिंद महासागर में अपने डच और पुर्तगाली के समकक्षों से लड़ते रहते थे। ब्रिटेन और मुगल साम्राज्य ने एक मंजूरी की कि मुख्य भूमि भारत में भी अपना वर्चस्व जमाना चाहिए। 1608 में कंपनी के जहाज गुजरात के सूरत में खड़े हुए। 1615 में जेम्स प्रथम ने सर थॉमस रो को मुगल सम्राट नूर उद्दीन सलीम जहांगीर से मिलने का निर्देश दिया। स्पेनिश जहाजों पर डच यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर एक हमला शुरू कर दिया। 1634 में मुगल सम्राट शाहजहां ने बंगाल क्षेत्र में ब्रिटिश व्यापारियों के लिए अपने मजबूती को बढ़ाया। उस समय कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला व्यवसाय कपास, रेशम, इंडिगो डाई, सोडा और चाय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान स्पाइस द्वीप समूह के मसालों को लेकर डच और फ्रेंच के साथ कड़ी सुरक्षा में थी। 1690 में EIC ने आत्मसमर्पण कर दिया और कंपनी ने औरंगजेब के महल में क्षमा की गुहार लगाने के लिए दूत भेजे। कंपनी के दूतों को सम्राट के सामने झुकना पड़ा, बड़ी क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा और भविष्य में बेहतर व्यापार का वादा करना पड़ा, और सम्राट ने अपनी सेना वापस ले ली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1770 में चीन व्यापारियों को चीनी मिट्टी के बर्तन और चाय जैसे सामानों के बदले में अफीम बेचना शुरू कर दिया, जिसके कारण 1820 में पूरे चीन में ओपियोइड की लत का प्रकोप शुरू हो गया। सत्तारूढ़ किंग राजवंश ने अफीम व्यापार को गैर कानूनी घोषित कर दिया, लेकिन फिर भी ब्रिटिश व्यापारियों ने अवैध रूप से व्यापार जारी रखा। किंग ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अफीम बेचने से रोकने के लिए कदम उठाए और देश में पहले से मौजूद अफीम की हजारों पेटियों को नष्ट कर दिया। इस घटनाओं के कारण 1839 में पहला अफीम युद्ध हुआ। देखिए, अपने लंबे इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अच्छे और बुरे दोनों दौर देखे। भ्रष्टाचार और हेराफेरी और खराब मैनेजमेंट के आरोप भी लगाए गए। इमेजिन कीजिए, आज से 200 साल पहले अपनी नौकरी के बारे में लोग क्या सोचते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी को अपनी नौकरी से कितनी संतुष्टि थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के वो कर्मचारी जिन्हें विदेश यात्रा करनी पड़ती थी, उनके लिए जिंदगी मुश्किल थी, क्योंकि हादसे, बीमारी, जंग, सबके सब को मौत के मुंह में धकेलने वाले खतरे थे। एक सिंपल भाषा में बोले तो आधे से ज्यादा कर्मचारी को अपनी नौकरी के दौरान जान गंवानी पड़ती थी। इन सब बातों से यह साफ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। इसके पास ताकत थी, पैसा था, सेना थी, जासूसी विभाग था। इसने भारत समेत कई देशों को एक प्लानिंग के तहत अंग्रेजों का राज स्थापित करने में मदद किया। मगर हर चीज का एक दौर होता है। 1857 में भारत में बगावत के बाद कंपनी का बुरा दौर शुरू हुआ। 1874 में अंग्रेज सरकार ने कंपनी को पूरी तरह से बंद कर दिया और उसी कंपनी को एक इंडियन ने खरीद के अंग्रेजों से बदला लिया। थैंक यू।